नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASB बायोलॉजी क्लासेस में। साथियों, आज की इस क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक ऐसे टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको 10 नंबर दिलाएंगे। यानी कि ये 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आपके परसेंटेज को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो जिसका नाम है न्यूरॉन सेल और ब्रेन। अगर आपने इस क्लास को मिस किया तो इसका मतलब कि आपने पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो हर साल पूछता है। इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक इस चैप्टर से नहीं पूछता है। यानी कि हम बात करें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछे जाने वाले टॉपिक की, तो वो टॉपिक है न्यूरॉन सेल और ब्रेन। और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं न्यूरॉन सेल और ब्रेन को। न्यूरॉन सेल और ब्रेन को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका न्यूरल कंट्रोल होता है उसका मतलब क्या होता है, देन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो कि आपको 1 से 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। इन दोनों टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका 2 नंबर यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको नंबर कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर मिलेगा ये चीज़ भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल की मतलब की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या देखिए कि न्यूरल कंट्रोल मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी बाय द न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। यानी कि न्यूरल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी को कंट्रोल करना या कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, इसके द्वारा नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम पाई जाती है उसके द्वारा क्या करना होता है, आपके बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी मैं अगले स्लाइड पर आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जानते रहिए कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय, यानी कि एक साथ मिल करके काम करने वाला। तो न्यूरल कंट्रोल का मतलब समझ में आया कि आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है उस नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होती है, आपकी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं न्यूरल सिस्टम। आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस थ्रू, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस को हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें समझ में आ गई कि आपका जो न्यूरल कंट्रोल है वो किसके द्वारा काम करता है, तो नर्वस सिस्टम के द्वारा काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा काम करता है। तो यही दो सिस्टम होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। पूरे बॉडी में कब क्या काम करना है, कब कौन सा फंक्शन करना है, उसको कंट्रोल करने का, उसको काम करवाने का काम करती है। द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड क्विक एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स थ्रू द नर्व इम्पल्स, यानी कि जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है वो तुरंत और सही तरीके से रिस्पॉन्स देती है हमारे नर्व इम्पल्स के द्वारा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो आपका न्यूरल कंट्रोल होता है वो क्या होता है। तो न्यूरल कंट्रोल का मतलब समझ में आया कि आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है उस बॉडी की एक्टिविटी को आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। आपके बॉडी के जो एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं या दिए जाते हैं। और जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो तुरंत, ठीक है, और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है थ्रू नर्व इम्पल्स के द्वारा। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपका पक्का हो गया 1 नंबर। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो 1 नंबर है वो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर आपका यहाँ पर है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन से आपका दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि पूरे ऑर्गन्स को क्या होता है एक साथ मिलकर के काम करना होता है। जैसे स्टेज शो पर बहुत सारे या फिर हम कह सकते हैं 7-8 डांसर खड़े होते हैं, तो आगे का जो डांसर होता है जिस डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करवाता है उसी डायरेक्शन में पीछे के सारे डांसर क्या होते हैं अपने हाथ को मूव करवाते हैं। जिस डायरेक्शन में आगे वाला अपना पैर मूव करवाता है ठीक उसी डायरेक्शन में पीछे वाला अपना पैर मूव करवाता है। यानी कि सारे क्या हो रहे हैं, एक साथ सिंक्रोनाइज्ड
मैनर में, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन को मूव करवा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन को एकदम ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर जो लिखी थियरी है उसको भी लिखते हैं तब पर भी नंबर मिलेगा, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके लिखते हैं तब पर भी आपको नंबर मिलेगा। सपोज डैट आप दौड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, और जब आप रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है भैया, आपके बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट की पूरा करने के लिए आपका जो रेस्पायरेशन रेट हो रहा है, वो रेस्पायरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सांस लेने की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब आप सांस लेने की गति बढ़ रही है तो उस दौरान क्या हो रहा है भैया, आपकी जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ब्लड प्रेशर भी बढ़ रही है तो मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है। जब आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है तो बॉडी के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी मिल रहा है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब मिलकर के आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। यानी कि मतलब क्या हो रहा है, एक काम को करने के लिए आपके बॉडी के जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिल करके उस काम को करवाते हैं तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। समझ में आया। यानी कि किसी काम को करने के लिए जब आपके बॉडी के दो या दो से अधिक ऑर्गन मिल करके काम करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन, इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, यानी कोऑर्डिनेशन क्या, एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क, जिसके द्वारा क्या होता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर इन प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू परफॉर्म ए फंक्शन, एक फंक्शन को पूरा करने के लिए। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई बंदा, कोई बंदी, यानी कि कोई लड़का या कोई लड़की अगर दौड़ रही है, ठीक है, तो उसके बॉडी में दौड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गई, ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है भैया, जब दौड़ रहे होते हैं तो आपकी जो रेस्पायरेशन होती है, जो सांस लेने की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। जब आप जल्दी जल्दी सांस लोगे तो भैया तो आपकी जो हार्ट बीट होगी वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। हार्ट बीट भी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो फूड जो है, फूड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। जब फूड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए आपका जो हार्ट है, ठीक है, जो आपका लंग्स है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक दो पॉइंट और समझ लीजिए। इन आवर बॉडी कोऑर्डिनेशन अकर थ्रू टू मेन सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होते हैं वो दो मेन सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। यानी कि जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, ब्रेन पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इट प्रोवाइड द फास्ट रिस्पांस, जो कि क्या करती है, फास्ट रिस्पांस करती है। भैया हम दौड़ रहे हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कैसे पता चलेगा, हमारी जो नर्व्स होती हैं और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जो ब्रेन होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, हमको बताते हैं कि हमारे बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो इमरजेंसी हार्मोन निकालता है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भैया दौड़ रहा है, कोई खतरा पड़ा हुआ है, कोई इमरजेंसी है, जिस दौरान इमरजेंसी हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इट वर्क थ्रू द हार्मोन, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है वो हार्मोन्स के द्वारा काम करती है। इट एक्ट स्लोली बट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जो आपकी हार्मोन होती है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है, वो धीरे धीरे काम तो जरूर करती है लेकिन बहुत लंबे समय तक अपने प्रभाव को दिखाती है, बहुत लंबे समय तक अपने इफेक्ट को दिखाती है। तो आई होप आपके 2 नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले
पॉइंट्स की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। देखिए याद रखिएगा, आपको हम पढ़ाने वाले हैं मेन आपका न्यूरॉन सेल और ब्रेन के बारे में। लेकिन न्यूरॉन सेल और ब्रेन को पढ़ने से पहले यहाँ पर जो आपकी छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको 1 नंबर 2 नंबर दिलाने का काम करती है, इसको भी तो पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ये 3 टॉपिक आपको 1-1 नंबर करके दिला सकती है। तो चलिए हम अगर बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर पाया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या पाया जाता है भैया? ब्रेन पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका पाया जाता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करते हैं, तो क्रेनियल नर्व की जो संख्या होती है वो क्या होती है भैया? क्रेनियल नर्व की संख्या जो होती है वो 12 जोड़ी होती है, यानी कि 12 पेयर होती है। और स्पाइनल नर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर 31 पेयर होता है, यानी कि 31 जोड़ी होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है आपका ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एएनएस। ठीक है, तो एएनएस की बात करते हैं तो एएनएस आपका बटा होता है वापस से 2 भागों में। एक सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इन 2 भागों में बटा होता है, जिसके बारे में अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो क्लास 11th की जो टॉपिक है वहाँ पर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो पढ़ना है मेन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको न्यूरॉन सेल और ब्रेन को पढ़ना है, जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो आई होप आप नर्वस सिस्टम के बारे में जान गए कि नर्वस सिस्टम आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस कहते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व पाया जाता है। ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, तो आज आपका जो टॉपिक मेन वाला है वो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है न्यूरॉन एंड इट्स स्ट्रक्चर। यानी कि हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन सेल की, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनाया गया है न्यूरॉन सेल, लेकिन इसके पार्ट्स जो हैं, जो नाम है, नेमिंग नहीं किया गया है। तो अगली स्लाइड पर इसका नेमिंग और हर नेमिंग के बाद उसका क्या काम होता है, उन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन सेल होता क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है? आपके नर्वस सिस्टम का क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए कि नहीं? तो आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, उस नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम पूरा किसका बना होता है? तो न्यूरॉन सेल का बना होता है। फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो काम कौन करवाता है? तो न्यूरॉन सेल करवाता है। आगे बात करते हैं, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन का जो नर्वस सेल होता है वो क्या करता है? आपके पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है, क्रियात्मक करने का काम करता है। और ये क्या होता है? एक प्रकार का स्पेशल सेल होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, उसका प्रोसेस करता है और देन उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स के रूप में। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो देन अगले स्लाइड पर चलते हैं, और अगले स्लाइड पर आपके न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में जो आपका पार्ट है, हर पार्ट के नीचे उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ आपका जो एक न्यूरॉन सेल है, उस न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर है। तो न्यूरॉन सेल में आपके 3 पार्ट मेन होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट मेन होते हैं? तो पहले अगर हम बात करते हैं साइटॉन, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका डेंड्राइट्स, और तीसरा क्या होता है आपका एक्सॉन। ये 3 पार्ट क्या होते हैं? आपके न्यूरॉन सेल के मेन होते हैं। यानी कि न्यूरॉन सेल कह सकते हैं कि न्यूरॉन सेल इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट, विच वन इज द साइटॉन, सेकेंड इज द डेंड्रॉन एंड थर्ड इज द एक्सॉन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइटॉन की, तो साइटॉन क्या होता है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद डेंड्रॉन, ठीक, फिर उसके बाद एक्सॉन, फिर धीरे धीरे करके एक एक पार्ट सभी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम साइटॉन की बात करते हैं तो साइटॉन क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं कि साइटॉन को हम सेल बॉडी या सोमा के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइटॉन, ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है सेल बॉडी, साइटॉन और सोमा, ठीक है। तो साइटॉन को हम सेल बॉडी, साइटॉन या सोमा के नाम से जानते हैं। कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हैज निसल्स
ग्रैन्यूल प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी क्या होती है, जो आपकी सेल बॉडी होती है उसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और इसके पास क्या होता है, नीसल्स ग्रैन्यूल पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से क्या होते हैं, जस्ट एक सेकंड हमको कलर चेंज करने दीजिए। ओ कौन सा कलर ले, येलो कलर, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है, ग्रैन्यूल पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, नीसल्स ग्रैन्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल है इसको क्या कहते हैं, नीसल्स ग्रैन्यूल होते हैं। तो आई होप आप साइटोन के बारे में समझ चुके होंगे। इस साइटोन को हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। इसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये कंट्रोल करता है सभी प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। इसके पास नीसल्स ग्रैन्यूल और प्रोटीन सिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। आगे बात करते हैं दूसरा, अगर हम बात करते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स को समझने के लिए अगर हम बात करते हैं आपको, तो डेंड्राइट्स क्या होता है, तो भैया ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेंड्राइट क्या होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, शार्ट ब्रांच्ड प्रोसेस्ड, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें छोटा ब्रांच प्रोसेस्ड होता है, रिसीव करता है इम्पल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन और रिसेप्टर। यानी कि जो डेंड्राइट्स होता है वो आपके अदर न्यूरॉन से या रिसेप्टर से क्या करते हैं, मैसेज को, इम्पल्स को रिसीव करने का काम करते हैं, कैरी करते हैं इम्पल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी। यानी कि देखो ये आपकी डेंड्राइट्स हो गई, ठीक है। ये डेंड्राइट्स का होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो क्या करती है, रिसीव करती है मैसेज को, उसके बाद ट्रांसमिट करने का काम करती है सेल बॉडी के पास। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सॉन की, तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है भैया, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। जो आपका ये ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ब्राउन कलर की जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, आपकी एक्सॉन होती है। तो ये लॉन्ग सिंगल प्रोजेक्शन, एक लंबा सिंगल प्रोजेक्शन होता है, कैरी करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इस सेल बॉडी से क्या करता है, इम्पल्स को ले करके आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। एंड इन द एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन की जो एंड होती है, यानी कि अगर हम बात करें तो टर्मिनल पॉइंट होती है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, खुंडी के जैसी संरचना पाई जाती है। इस तरीके से देखोगे यहाँ पर क्या है, एक डॉट बना हुआ है ना, इस तरीके से डॉट बना हुआ है ना, इस डॉट को क्या कहते हैं हम, सिनेप्टिक नोब कहते हैं या एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो एक्सॉन होती है वो क्या करती है भैया, वो साइटोन से इम्पल्स को ले करके जाती है सिनेप्टिक नोब के पास या एक्सॉन टर्मिनल के पास। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आगे की बातों में हम आपको समझाएं तो यहाँ पर अगर हम आपको बताते हैं, जो एक्सॉन होती है, एक्सॉन पर आप देख सकते हैं कुछ येलो कलर की चित्र लगी हुई है। येलो कलर का जो लेयर लगा हुआ है उस लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ। जो येलो वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। और ये माइलिन शीथ जो होता है वो आपका फैट का बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये लिपिड का बना होता है। तो इसके बारे में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ समझ लीजिए, फैटी कवरिंग अराउंड द एक्सॉन। जो माइलिन शीथ होती है क्या होती है, फैटी कवरिंग होती है अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ। फॉर्म बाय द स्वान सेल, जो क्या होती है, स्वान सेल से बनी होती है इन पीएनएस यानी कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। स्पीड अप ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, और ये क्या करती है, जो आपकी फैटी एसिड की कवरिंग होती है माइलिन शीथ, वो आपके इम्पल्स की जो स्पीड होती है उस स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। और इसके बीच बीच में देखो क्या है, गैप है, ठीक है। इसके बीच बीच में क्या है, गैप है। देखो एक आपका ये बना हुआ है, इसके बीच में थोड़ा सा ये छोड़ करके बना हुआ, ये बीच में गैप है। तो इस गैप को क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनिवियर कहते हैं। अब नोड्स ऑफ रेनिवियर की बात करते हैं, तो नोड्स ऑफ रेनिवियर क्या होता है उसको समझते हैं। नोड्स ऑफ रेनिवियर इज द स्मॉल गैप बिटवीन टू स्वान सेल इन अ माइलिनेटेड एक्सॉन। तो माइलिनेटेड एक्सॉन के बीच में जो आपकी थोड़ी सी गैप पाई जाती है, ठीक है, स्वान सेल के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनिवियर के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज रेनिवियर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको नोड्स ऑफ रेनिवियर का नाम दे दिया गया। आगे हम बात करते हैं स्वान सेल की। तो स्वान सेल क्या होता है उसको समझते हैं। प्रेजेंट इन पेरिफेरल न्यूरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो आपकी स्वान सेल होती है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में पाया जाता है। फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, जो एक्सॉन के
चारों तरफ क्या करती है, माइलिन शीथ का निर्माण करती है। माइलिन इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, जो माइलिन होता हुआ क्या करते हैं, नर्व की इम्पल्स को स्पीड बढ़ाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं गैप बिटवीन टू सेल्स, जिसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, और ये हेल्प करता है रिपेयर ऑफ डैमेज ऑफ नर्व फाइबर, जो आपकी नर्व फाइबर होती है उसके रिपेयर करता है, जो नर्व फाइबर आपका डैमेज हो जाता है उसको। उसके बाद अगर हम सिनेप्टिक नोड की बात करते हैं तो सिनेप्टिक नोड क्या होता है उसको भी समझिए। तो सिनेप्टिक नोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिनेप्टिक नोड इज अ swollen end of axon that help in transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron। यानी कि एक न्यूरॉन इस तरीके से हो गया, ठीक है, एक न्यूरॉन आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक न्यूरॉन हो गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक न्यूरॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, इस एक्सॉन पे क्या हो गया, एंड, यहीं पर देखिए ये आपका सिनेप्टिक हो गया। तो यहाँ पर सिनेप्टिक नोड के पास क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन बन जाता है, इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका दूसरा न्यूरॉन बन गया। तो इस दूसरे न्यूरॉन के पास क्या करते हैं, मैसेज को ले जाने का काम करती है। कुल मिला कर के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सिनेप्टिक नोड होती है वो आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो आपकी न्यूरॉन सेल है वो सारी चीज़ें न्यूरॉन सेल की आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपको आगे की बात बताते हैं, हम आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में, यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में बताते हैं। तो आपकी जो मानव मस्तिष्क है उसमें कितने पार्ट होते हैं, वो कहाँ पर पाया जाता है, मानव मस्तिष्क का जो डेफिनेशन लिखना होगा वो कैसे लिखेंगे, एक एक पॉइंट को आपको मैं बताऊंगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो जो आपका न्यूरॉन सेल होता है वो केवल और केवल जो न्यूरॉन सेल होता है वो आपका 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि न्यूरॉन सेल की बात करते हैं तो न्यूरॉन सेल पढ़ने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 5 नंबर इधर तैयार हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि आपको 10 नंबर में आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, यानी कि आपकी इस एक लेक्चर को पढ़ने के बाद आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो कैसे, देखो न्यूरॉन सेल का 5 नंबर, ऊपर आपको हमने बताया था न्यूरल कंट्रोल 1 नंबर का, कोऑर्डिनेशन 1 नंबर का, तो 5 2 7 नंबर। अब हम बात कर रहे हैं वापस से फिर 5 नंबर की, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको इस एक लेक्चर से आपको दे रहा है कितना, 7 नंबर। मैंने कितना कहा था, 10 नंबर, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के बाद पता चला कि ये आपको 12 नंबर देगा। ठीक है, 7 नंबर ऊपर मैंने पढ़ लिया है, आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब हम बात करें वापस से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके एग्जाम में आपको वापस से 5 नंबर दिलाएगा, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। यहाँ पर मानव मस्तिष्क का एक छोटा सा फिगर है, एक छोटा सा फिगर लगा हुआ है। इस फिगर में कोई भी नेमिंग नहीं किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको ह्यूमन ब्रेन का नेमिंग नहीं मिलेगा, आपको ह्यूमन ब्रेन का नेमिंग मिलेगा। और एक एक चीज़ों को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आप इस लेक्चर को अंत तक देखिए, जैसे यहाँ तक आ गए हैं, न्यूरॉन सेल को कवर कर लिए हैं, वैसे ह्यूमन ब्रेन को भी आप कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके ह्यूमन ब्रेन के एक एक पार्ट का नाम भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्लाइड कंप्लीट है। तो चलिए वापस से चलते हैं, ह्यूमन ब्रेन को पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, यानी कि मानव मस्तिष्क की बात करते हैं, तो मानव मस्तिष्क है क्या। तो ह्यूमन ब्रेन इज अ मेन ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपके केंद्रीय तंत्र का तंत्र होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहते हैं, उसका एक मेन ऑर्गन होता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आपका ब्रेन होता है वो हर बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक साथ मिला करके लेकर चलने का। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कब किस काम को करने का है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू NCERT, अगर हम NCERT की बात करते हैं, अगर आप इस लाइन को लिखते हैं तो आपका जो एग्जामिनर है एकदम से खुश हो जाएगा, और खुश होने के बाद आपको आंख मूंद करके नंबर दे देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर यूज किया अकॉर्डिंग टू NCERT। तो अकॉर्डिंग टू NCERT, द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स एंड ग्लैंड, यानी कि जो NCERT कहती है, NCERT कहती है कि जो ह्यूमन का ब्रेन होती है वो क्या करती है, रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को, फ्रॉम सेंस आर्गन, आपके सेंस आर्गन से, एंड सेंड करती है इंस्ट्रक्शन को, सूचनाओं को, टू द मसल्स एंड ग्लैंड, मसल्स और ग्लैंड, आपकी जो मांसपेशियां होती है उसको, जो आपकी ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां होती है उसको, ग्लैंड्स यानी कि जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, थाइमस हो गया, एड्रिनल हो गया, टेस्टिस हो गया,
ओवरी हो गया। इन सभी ऑर्गन्स को इन सभी ग्लैंड्स को जो आपकी ब्रेन होती है वो मैसेज सेंड करने का काम करती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लोकेशन एंड पोर्शन, तो आपके ब्रेन की लोकेशन और पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लोकेशन की बात करते हैं, जो आपकी ब्रेन होती है वो क्रेनियम कैविटी में बंद होती है, या फिर हम कह सकते हैं क्रेनियम बॉक्स। तो लोकेटेड इनसाइड द स्कुल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर कॉल्ड द मेनिंजेस। ठीक है, जो आपकी ब्रेन होती है वो 3 लेयर से कनेक्ट होती है, कवर्ड होती है, जिसको मैग्नीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सराउंडेड बाय द सेरिब्रल फ्लूइड, यानी कि आपकी जो ब्रेन होती है इस तीनों लेयर के बीच में क्या होती है, आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाई जाती है, CSF पाई जाती है, फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होती है वो आपके दिमाग में धबका झटका लगने से आपको बचाने का काम करती है, सुरक्षा करने का काम करती है। अचानक से आपके सिर पर कोई मार दिया और ये जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको एब्सॉर्ब कर दिया, और उसी जो चोट होती है उस चोट को कम कर दिया, जिस वजह से आपको तेजी से चोट नहीं लगा। ठीक है, और आपकी सुरक्षा करने में भी हेल्प करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को एकदम बाकायदा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है तो आप क्लास को अंत में देखेंगे, अंत तक देखेंगे। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपके दिमाग की मेन पार्ट कौन कौन सी है, तो यहाँ पर आपका ब्रेन है जिसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, और इस स्ट्रक्चर में हर चीज़ को, हर पार्ट को एक एक अगर ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी कि जो आपकी मस्तिष्क है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन क्या होता है, तो फोर ब्रेन क्या होता है, सबसे आगे की जो मस्तिष्क की हिस्सा होती है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। ए फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि एक फोर ब्रेन जो होता है वो लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है। आपके ब्रेन का क्या होता है, सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जो आपकी फोर ब्रेन होती है वो जिम्मेदार होती है सोचने के लिए, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के लिए, और वॉलेंट्री एक्शन जो हम जानबूझ के एक्शन करते हैं उसके लिए। अब इसके अगर हम बात करते हैं मेन पार्ट की, तो इसका सबसे मेन पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है फोर ब्रेन का, वो होता है आपका सेरिब्रम। ठीक है, अब अगर हम सेरिब्रम क्या होता है उसकी बात करते हैं तो उसको समझिए ध्यान से, और फिर उसके फंक्शन को भी सुनिएगा आप मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि जो सेरिब्रम होता है वो आपके फोर ब्रेन का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट हैज 2 हेवेल्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि जो आपका सेरिब्रम होता है उसके 2 हेवेल्स होते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इट्स सरफेस इज फोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी कि इसकी जो सरफेस होती है वो फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद क्या करती है, आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका जो फंक्शन होता है इसके फंक्शन को आप समझ लीजिए। ये कंट्रोल करता है आपके वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, ठीक है, रनिंग, क्लाइंबिंग, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, स्टोरी, मेमोरी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये जिम्मेदार होता है थिंकिंग यानी सोचने के लिए, लर्निंग यानी पढ़ने के लिए, एंड इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के लिए, स्टोर्स मेमोरी यानी कि अगर हम बात करते हैं आपकी जो याददाश्त होती है उसको इकट्ठा करके, उसको संजो करके रखने का काम करता है। रिसीव एंड इंट्रैप्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम बात करती हैं तो ये आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कौन टच कर रहा है, ठीक है, साउंड कैसा आ रहा है, उन सारी चीज़ों को पता करके समझने का काम करती है।
कौन? आपकी जो सेरिब्रम होती है वो। और सेरिब्रम कौन सा होता है? तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं तो ये क्या है? आपके सेरिब्रम है। ठीक है, इस हिस्से को क्या कहते हैं हम? सेरिब्रम है। जो आपका लाइट येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है आपका? जहाँ पर मैं आपको मार्कर चलाकर दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है? सेरिब्रम है। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और दूसरे पार्ट को जानते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है आपके फोरब्रेन का? वो होता है थैलेमस। अब थैलेमस की बेटा बात करते हैं तो थैलेमस होता क्या है? देखिए, एक्ट एज अ रिले सेंटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो थैलेमस होता है वो आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए क्या करता है? रिले सेंटर का काम करता है, मैसेज को पढ़ने और भेजने का काम करता है। इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंस देम टू द सेरिब्रम। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो थैलेमस होता है वो सेंस ऑर्गन से क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करके सेरिब्रम के पास भेजने का काम करता है। काम, इसके फंक्शन की बात करते हैं तो हेल्प इन द सेंसरी परसिपिकेशन हेल्प इन द सेंसरी परसेप्शन लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर। यानी कि ये महसूस करवाता है हमें दर्द को, टच को और टेम्परेचर यानी कि तापमान को। ठीक है, तो आई होप आप थैलेमस के काम को समझ चुके होंगे। आगे अगर हम बात करते हो तो आगे पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी क्या आपके बॉडी का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मेन, बहुत ही फंक्शनल पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, अब अगर इसके बारे में बात करते हो तो इसके बारे में क्या लिखा गया उसको समझिए आप। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बताया जा रहा है कि लोकेटेड बिलो द थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस के जस्ट नीचे स्थित होता है। ठीक है, कंट्रोल इंटरनल बॉडी बैलेंस, और ये बॉडी के इंटरनल बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। फंक्शन की बात करते हैं, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। कंट्रोल करता है आपके प्यास और भूख को, कंट्रोल करता है आपके इमोशन को, कंट्रोल करता है आपके भावनाओं को, लिंक करता है आपके नर्वस सिस्टम को आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। कौन? आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो। तो आई होप आप सारे पॉइंट्स एक एक चीज़ें बारीकी से समझ पा रहे होंगे। और चलिए हम आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस को दिखा देते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर आप हमको दीजिए 1 सेकेंड, फिर उसके बाद आपको हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस को दिखाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ थैलेमस और हाइपोथैलेमस को। देखिए, इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट जो आपका है ये कहलाएगा आपका थैलेमस। क्या कहलाएगा? थैलेमस। और जस्ट इसके नीचे का ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो आपके शरीर के जो पेन होते हैं, यानी कि जो दर्द होती है उस दर्द को, ठीक है, आपके शरीर में होने वाले टच को, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का, टेम्परेचर को पता करवाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ने का काम करती है। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसी के साथ हम समझ चुके हैं कि आप थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को देख चुके होंगे। और फिर इसी के साथ हम आपके स्लाइड को जूम आउट करते हैं और जूम आउट करने के बाद फिर ले चलते हैं आपको दूसरे पॉइंट्स की ओर। दूसरा पॉइंट्स आपका क्या करता है दूसरे स्लाइड पर लिखा हुआ है, फिर उसको हम समझते हैं। तो अभी तक आपने फोरब्रेन में 3 पार्ट देख लिया। पहला देख लिया आपका सेरिब्रम, दूसरा देख लिया थैलेमस और तीसरा देख लिया हाइपोथैलेमस। अब चलते हैं आपके ब्रेन की ओर। ब्रेन के दूसरे साइड की बात करते हैं तो दूसरे साइड पे लिखा हुआ है आपके मिड ब्रेन की बारे में, यानी कि ब्रेन का दूसरा पार्ट मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन होता क्या है उसके हम समझिए। द मिड ब्रेन कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन जो होता है वो आपके बीच का हिस्सा होता है और वो क्या करता है आपके फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। कंट्रोल करता है ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन को, रिलेट, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को टू द विजन एंड हियरिंग। साथ ही साथ ये आपके सुनने और देखने की क्षमता को कंट्रोल करने का काम करता है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आइज, जब आप अपनी आंखें मटमटाते हैं, मटर जैसी आंखों को चारों तरफ नचाते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक्ट एज द पथवे ऑफ
नर्व सिग्नल्स, यानी कि आपके जो नर्व सिग्नल्स होते हैं उसको रास्ता प्रदान करने का, उसको सड़क देने का काम करता है मिड ब्रेन। ठीक है, आई होप आप मिड ब्रेन के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हाइंड ब्रेन के बारे में जानिए, हाइंड ब्रेन क्या होता है। तो हाइंड ब्रेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी कि आपके दिमाग का सबसे पिछला हिस्सा, उसको समझिए। द हाइंड ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, ठीक है, हाइंड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है पोस्चर को एंड इनवॉलेंट्री एक्शन को, यानी कि ये आपके बॉडी को बैलेंस करता है, आपके बॉडी की पोस्चर को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, और आपके इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जो हमें छींक आती है तो हम अपनी आंखें चाह करके भी नहीं खुला रख सकते, तो इस चीज़ को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर हम बात करते हैं हैंड ब्रेन के मेन पार्ट की, तो मेन पार्ट में आपका आता है सबसे पहले सेरिबेलम। फोर ब्रेन में सेरिब्रम और हैंड ब्रेन में सेरिबेलम। तो सेरिबेलम की बात करते हैं, ये क्या होता है, लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के जस्ट नीचे क्या होता है, सेरिबेलम पाया जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो ये सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम के जस्ट नीचे क्या होता है, आपका सेरिबेलम पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ये है, ये आपका जो शिक्षा है इसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। देखो ये आपका क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है, ये आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम के जिससे क्या है, सेरिबेलम पाया जाता है। अब फंक्शन की बात करते हैं, मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है मसल के मूवमेंट को, हेल्प करता है आपके बॉडी के पोस्चर को, स्मूथ मूवमेंट में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, स्टैंडिंग, इन सभी को कंट्रोल किया जाता है आपके सेरिबेलम के द्वारा। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, पोन्स आता है। ये पोन्स क्या होता है, तो आप अपने सिर में टच करेंगे, पीछे जो आपका फुला हुआ हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, पोन्स कहते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करने का या कनेक्ट करने का जो काम होता है वो आपकी पोन्स का होता है। हेल्प करता है आपके रेगुलेट करने की ब्रीदिंग को, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो आप सांस लेते हैं वो आपके पोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी इंसान के पीछे सिर पर चोट लगने से उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं या उसकी सांसें रुक जाती है, यानी कि पोन्स पर चोट लगने पर सांसें रुक भी सकती हैं और तेज भी हो सकती है। ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, यानी कि इस सेरिब्रम और इस सेरिबेलम के बीच में सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है कि आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करते हैं तो लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, देखो यही आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है और ये आपके ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है। ये कनेक्ट करता है आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन होता है कंट्रोल करना इनवॉलेंट्री एक्शन को, सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सॉल्विंग, ठीक है, इन सारे चीज़ को कंट्रोल करने का काम होता है आपके मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो आई होप ये चीज़ें सारी आप समझ चुके होंगे और एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना तो आप सभी इन सभी का क्या कर लें, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्लाइड जहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं एक स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको 2 सेकंड देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, ये आपकी दूसरी स्लाइड है, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपकी तीसरी स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका चौथा स्लाइड है, यानी कि 4th नंबर का स्लाइड है। ये आपका 5वां स्लाइड है, छठा स्लाइड और वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अभी पढ़िए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन वाला स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी अभी पढ़िए। ये आपका अगला स्लाइड 8वां, ये आपका 9वां स्लाइड है जहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बताया जा रहा है। ये आपका 10वां स्लाइड है जहाँ पर आपको मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद ये आपका पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में बताया जा रहा है, 11वां स्लाइड है। और इसी के साथ आपकी सारी स्लाइड कंप्लीट होती है। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारा सपोर्ट किया और मैंने आपको नॉलेज दिया। इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर
पक्का से पक्का इसी स्लाइड की तरह जो आपको 12 नंबर दिला रहा है, उसी की तरह आपको अगला स्लाइड भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने आपको जो टॉपिक बताया वो 12 नंबर का टॉपिक बताया। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो ये 12 नंबर आपको एक साथ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। ब्रेन और न्यूरॉन सेल से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाँ, इन दोनों टॉपिक को अगर गलती से एग्जामिनर ने सेट कर दिया तो आपका तो 12 नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।